मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का फिजिक्स का क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को ही परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के नियमों को। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नंबर, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे जो है 12th और 10th के वीडियो अपडेट होते रहते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर आपका प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखें। यानी प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं उसको लिखने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। देखिए, पहला नंबर क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नंबर है, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक ही निश्चित अनुपात होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश का प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला कब दिखाई पड़ता है? सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला। आपके ऑब्जेक्टिव में होंगे तो आप लगा दीजिएगा। चलिए इसी के साथ चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी हुई वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। इसका आंसर देखिए क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। क्लियर है। देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, पहला नंबर है, बीम के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। दूसरा नंबर है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। तीसरा नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, छठा नंबर है, प्रकाश क्या है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं के दृश्यमान बनता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। सातवां नंबर है, प्रकाशिक घनत्व क्या है। प्रकाशिक घनत्व एक निश्चित समपृथातक होता है और यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा।
विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपरिवर्तित होती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर है? देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप होते हैं, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों का अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी होगा। यहाँ पे कमी ही कमी आती है और वे लगभग अस्थायी रूप से चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपरिवर्तित होते हैं और टिमटिमाते नजर आते हैं। क्लियर है? 10वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए कैसे पहचान करेंगे? अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है, जिसे दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण है, और जिस दर्पण में वस्तुबिंब का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह समतल दर्पण है। इस प्रकार से हम लोग बिना छुए पता कर सकते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। यह क्वेश्चन आपके 10th एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। किसकी क्षमता है? जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। क्लियर है? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है, अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। कितने मुख्य फोकस होते हैं? प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं और लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंब फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बिंब फोकस के भीतर हो तो लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग
कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। इसे सूर्य या सूर्यास्त के समीप सूर्य रक्ताप प्रतीत होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों? अवतल लेंस के मुख्य समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपरिवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। देखिए दूसरा अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहा जाता है। फिर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आता है आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो आंसर में लगाइएगा उत्तल लेंस को। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला नंबर नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, और दूसरा है छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। जो छपाई के छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हमारा नेत्र रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला देखिए, अगला है वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। यह जो है कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया गया है। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का जो पहला पॉइंट है हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त किया जा सकता है या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब में लिखेंगे, आभासी या काल्पनिक भी हो सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, किरण क्या है? प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। कौन सा पथ को? प्रकाश के जो बिंदु पथ है उसी को हम लोग किरण कहते हैं। किरण 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त किरण पुंज, अपसित किरण पुंज है ना, यहाँ पे किरण पुंज होगा, यहाँ पे पुंज छूट गया, किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, परवैलिक दर्पण संतृप्त किरण पुंज उत्पन्न करता है और उत्तल दर्पण के अपसृत किरण पुंज और समतल दर्पण के द्वारा समांतर किरण पुंज उत्पन्न होता है। 20 नंबर देखिए, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग हैं? पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदान पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसी की सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। बस आप लोगों का यहीं तक था आज का टॉपिक।
कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।